बीबी जी, ओ बीबी जी, काम वाली की जरूरत हो तो मुझे आजमा कर देख लो ना। शहर की नई कॉलोनी में काम ढूंढते हुए एक मकान के गेट पर खड़ी महिला से वो हाथ जोड़ते हुए काम पर रख लेने की मनुहार कर रही थी। ऐसे कैसे काम पर रख लें तुझे? किसी की सिफारिश लेकर आई है क्या? बीबी जी, हम छोटे लोगों की सिफारिश कौन करेगा? तेरे जैसी काम वाली को अच्छी तरह से देखा है। पहले तो गिड़गिड़ा कर काम मांगती हैं और फिर मौका पाते ही घर का सामान लेकर चंपत हो जाती हैं। कहाँ तेरे पीछे भागते फिरेंगे हम? अगर किसी की सिफारिश लेकर आए तो हम फिर सोचें। ऐसे ही जवाब उसको न जाने कितने घरों से मिल चुके थे। सुबह से शाम तक गिड़गिड़ाते उसकी जुबान भी सूख गई थी, पर कोई सिफारिश के बिना काम देने को तैयार ही नहीं था। कितनों से उसने ये भी कहा, बीबी जी 2-4 दिन रख के तो देख लो, काम पसंद नहीं आए तो बिना पैसे दिए काम से हटा देना। पर बीबी जी एक मौका तो देकर देखो, हमें ऐसी काम वाले की जरूरत नहीं है। 2-4 दिन का मौका देते ही तू हमारे घर को साफ करने का मौका ढूंढ लेगी। ना बाबा ना, तू कहीं और जाकर काम ढूंढ ले। आज के दिन और काम मांग कर देखती हूँ, यदि नहीं मिला तो कल किसी ठेकेदार के पास जाकर मजदूरी करने का काम कर लूंगी। आखिर पेट ही तो पालना है। मन में ऐसा सोचकर वो एक कोठी के आगे जाकर बैठ गई और उसी तरह बीबी जी की रट लगाने लगी। अंदर से एक प्रौढ़ महिला बाहर आई। काम ढूंढने की मुहिम में वह पहली महिला थी जिन्होंने बिना झिड़के उसे अंदर बुलाकर बैठाते हुए आराम से बात की थी। तुम कहाँ से आई हो? कहाँ रहती हो? कौन से घर का काम छोड़ा है? क्या क्या काम आता है? कितने रुपए लोगी? घर में कौन कौन है? शादी हुई है या नहीं? इतने सारे प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी उन्होंने एक साथ। बातों में मिठास लाकर उसने भी बड़े धैर्य के साथ उत्तर देते हुए कहा, बीबी जी मैं बाहर से आई हूँ, मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, मुझे घर का सारा काम आता है। मैं 24 घंटे आपके यहाँ रहने को तैयार हूँ, मुझसे काम करवा कर देख लेना, पसंद आए तो ही पैसे देना। 24 घंटे यहीं रहूँगी तो बीबी जी खाना तो आपको ही देना होगा। उस कोठी वाली महिला पर पता नहीं उसकी बातों का क्या असर हुआ कि उसने घरवालों से बिना पूछे ही उसको काम पर रखने की हाँ कर दी। तो बीबी जी मैं आज से ही काम शुरू कर दूं? बड़ी मासूमियत से वो बोली। हाँ हाँ चल काम पर लग जा। श्रीमती चतुर्वेदी ने कहा, तेरा नाम क्या है? कमला बीबी जी। इतना बोलकर वो एक पल को रुकी, फिर बोली, बीबी जी मेरा थोड़ा सामान है जो मैंने एक जगह रखा हुआ है, यदि आप इजाज़त दें तो मैं लेकर आऊँ। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, कितनी देर में वापस आएगी? बस बीबी जी मैं यूँ गई और यूँ आई। काम मिलने की खुशी में उसके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने अपना सामान एक धर्मशाला में रख दिया था, जिसे लेकर वो जल्दी ही वापस आ गई। उसके सामान को देखते ही श्रीमती चतुर्वेदी चौंक पड़ी। अरे तेरे पास ये बड़े बड़े थैले किसके हैं? क्या इनमें पत्थर भर रखे हैं? नहीं बीबी जी, इनमें मेरी माँ की निशानियाँ हैं, मैं इन्हें संभाल कर रखती हूँ। आप तो बस कोई जगह बता दो, मैं इन्हें वहाँ रख दूँगी। ऐसा है, अभी तो ये थैले तू तख्त के नीचे रख दे, जल्दी से बर्तन साफ कर और सब्जी छौंक दे, अभी थोड़ी देर में सब आते ही होंगे। ठीक है बीबी जी, कहकर उसने फटाफट सारे बर्तन मांजकर झाड़ू पोछा किया और खाना बनाने की तैयारी में जुट गई। पर बीबी जी ने एक पल को भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था, और छोड़ती भी कैसे? नई नई बाई रखी है, कैसे विश्वास करके पूरा घर उस पर छोड़ दे? भले ही काम कितना भी अच्छा क्यों ना कर रही हो, उस काम से बड़ी खुश थी वो। उनकी दोनों बेटियां और पति ने आते ही पूछा, क्या बात है, आज तो बड़ा घर चमक रहा है। मिसेस चतुर्वेदी बोली, चमकेगा ही, नई काम वाली कमला जो लगा ली है। ये बोलते समय उनकी आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। अच्छी तरह देखभाल कर रख ली है ना, या यूं ही कहीं से सड़क चलते पकड़ लाई है? तो सड़क चलती ही, पर काम तो देखो कितना साफ सुथरा किया है। अभी तो जब उसके हाथ का खाना खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। चहकते हुए मिसेस चतुर्वेदी बोली। सब खाना खाते हुए खाने की तारीफ तो करते जा रहे थे, पर साथ में बीबी जी को आगाह भी कर रहे थे कि पूरी नजर रखना इस पर, नौकर तो नौकर ही होता है। ऐसे ही ये घर वालों का विश्वास जीत लेते हैं और फिर सब कुछ लेकर चंपत हो जाते हैं। ये सब कुछ सुनकर कमला मन ही मन कह रही थी कि आप लोग बेफिक्र रहें, मैं कहीं चंपत नहीं होने वाली। बड़ी मुश्किल से तो तुझे काम मिला है, इसे छोड़कर क्या मैं यूं ही चली जाऊंगी? खाना वगैरह निपटाने के बाद उसने बीबी जी को याद दिलाते हुए कहा, बीबी जी मेरे लिए कौन सी जगह सोची है आपने? हाँ हाँ अच्छी याद दिलाई तूने कमला, पीछे स्टोर रूम है, उसे ठीक कर लेना। वहाँ एक चारपाई है और पंखा भी लगा है। काफ़ी समय पहले एक नौकर रखा था, तभी से पंखा लगा हुआ है। चल वो पंखा अब तेरे काम आ जाएगा। उसने जाकर देखा तो वो स्टोर रूम तो क्या बस कबाड़ घर ही था, पर उस समय वो भी उसे किसी महल से कम नहीं लग रहा था। उसने बिखरे पड़े सामान को एक तरफ करके कमरा बिल्कुल जमा लिया और चारपाई पर पड़ते ही चैन की सांस ली। पूरा दिन काम में लगे रहने से खाट पर पड़ते ही उसे नींद आ गई थी। रात को अचानक ही नींद खुली तो उसे उस एकांत कोठरी में बहुत डर लगा था, पर क्या कर सकती थी? शायद उसका भविष्य इसी कोठरी में लिखा था। आंख बंद की तो उसकी यादों का सिलसिला शुरू हो गया।
आज की कमला कल की डॉक्टर लता है। एसएससी पीएचडी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कितने बड़े घर में उसका जन्म हुआ था। माता पिता ने उसे कितने लाड़ प्यार से पाला था। 12वीं तक मुरादाबाद में पढ़ाने के बाद उसकी जिद पर पिता ने उसे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया था। गुण संपन्न छात्रा होने के कारण उसे जल्द ही हॉस्टल में रहने की भी सुविधा मिल गई थी। लता ने बीएससी बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की, फिर वहीं से एसएससी बॉटनी कर लिया। पढ़ाई के अलावा वो दूसरी गतिविधियों में भाग लेती थी। भाषण और वाद विवाद के लिए जब वो मंच पर जाती तो श्रोताओं के दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ जाती थी। उसके अभिनय का तो कोई जवाब ही नहीं था। यूनिवर्सिटी में होने वाली नाटक प्रतियोगिताओं में उसने कई बार प्रथम स्थान प्राप्त किया था। बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से ही लता ने एमफिल और पीएचडी भी कर ली थी। पीएचडी पूरी करने के बाद उसने मुंबई विश्वविद्यालय में लेक्चरर पद के लिए आवेदन दिया था। वो इंतजार कर रही थी कि कब साक्षात्कार के लिए पत्र आए। तभी एक दिन अचानक घटी एक घटना ने उसे आसमान से जमीन पर पटक दिया। एक रात घर के सभी लोग सोए हुए थे कि अचानक कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। उसकी आंखों के सामने उन्होंने उसके माता पिता को गोलियों से भून डाला। भाई ने विरोध किया तो उसे भी गोली मार दी गई। वो इतना डर गई कि अपनी जान बचाने के लिए पलंग के नीचे छिप गई। अपने सामने अपनी दुनिया को बर्बाद होते देखती रही, बेबस लाचार सी, पर कुछ भी नहीं बोल पाई थी वह। ये लोग पिता के किसी काम का बदला लेने आए थे। पिता की पुश्तैनी लड़ाई चल रही थी। कितने ही खून हो चुके थे इस बारे में। 6 लोगों के सामने वो कर भी क्या सकती थी। पलंग के नीचे छिपी वो अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर रही थी। पिता ने कभी कभार सुनाई भी थी ये बातें, अतः उसे कुछ आभास सा हो गया था कि ये लोग कौन हो सकते हैं। उसके जहन में पिता की कई बातें याद आ रही थीं। डर कर उसने अपने को और सिकोड़ने की कोशिश की तो उनमें से एक ही नजर उस पर पड़ गई और उसने पैर पकड़कर उसे पलंग के नीचे से खींच लिया और चाकू से उस पर वार करने जा ही रहा था कि उसके एक साथी ने उसका हाथ पकड़कर उसे मारने से रोक दिया। लड़की, हम क्या कर सकते हैं ये तो तूने देख ही लिया है। इस घर का सारा कीमती सामान लेकर हम जा रहे हैं। तुझे इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं कि तू दर दर घूमकर भीख मांगे और अपने बाप के किए पर आंसू बहाए। हमारे पास समय कम है, हम जा रहे हैं, पर कल इस मकान में तेरा चेहरा देखने को न मिले। अगर दिखा तो तुझे भी तेरे बाप के पास भेज देंगे। इतना कहकर वे सभी अंधेरे में गुम हो गए। अब सब कुछ शांत था। कमरे में उसके सामने खून से लथपथ उसके परिवार के लोगों की मृतदेह पड़ी थी। वो चाहकर भी नहीं रो सकती थी। घड़ी पर नजर पड़ी तो रात के 3:15 बज रहे थे। लता का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसके रुकने का मतलब है पुलिस के सवालों का सामना करना। अदालत में जाकर वो अपने परिवार के कातिलों को सजा दिला पाएगी, इसमें उसे संदेह था, क्योंकि भ्रष्ट पुलिस जब तक कातिलों को पकड़ेगी तब तक तो वे उसे मार ही डालेंगे। उसने अपने सारे सर्टिफिकेट और अपनी किताबें, थीसिस, 4 जोड़ी कपड़े थैली में भरकर घर से निकलने का मन बना लिया। पापा और मम्मी ने उसे जेब खर्च के लिए जो रुपए दिए थे वो उसने किताबों के बीच में रखे थे। उन पैसों का ध्यान आया तो वो कुछ आश्वस्त हुई। किसी की हंसती खेलती दुनिया ऐसे भी उजड़ सकती है, ऐसी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। फिर भी चलने से पहले पलटकर माँ बाप और भाई के बेजान शरीर को देखा तो आंखों से आंसू टपक पड़े। फिर पिता के हत्यारे की कई बातें याद आई तो वो तेजी से निकल गई। चौराहे तक इतने सारे सामान के साथ वो भागती गई थी। उसमें पता नहीं कहां से इतनी ताकत आ गई थी। शायद हथियारों का डर ही उसे हिम्मत दे रहा था वहां से दूर भागने की। लता ने सोचा कि किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने से तो अच्छा है जहाँ नौकरी के लिए आवेदन कर रखा है वहीं चले जाती हूँ। आखिर छात्र जीवन में की गई एक्टिंग कब काम आएगी। किसी के यहाँ नौकरानी बनकर काम कर लूंगी। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी किसी धर्मशाला में रह लूंगी। मुंबई जाते समय उसे याद आया कि उसकी रूममेट सविता की मामी मुंबई में ही रहती हैं। एक बार सविता से मिलने उसकी मामी हॉस्टल आई थी तो उनसे लता की भी अच्छी जान पहचान हो गई थी। उसने योजना बनाई कि धर्मशाला में सामान रखकर पहले वो सविता की मामी के यहाँ जाकर बात करेगी, क्योंकि उसने मुंबई विश्वविद्यालय के फॉर्म पर मुरादाबाद का पता लिखा है और वहाँ के पते पर इंटरव्यू लेटर जाएगा तो इसकी सूचना उसे किस तरह मिलेगी। ट्रेन से उतरने के बाद लता स्टेशन से बाहर आई और कुछ ही दूरी पर एक धर्मशाला में अपने लिए कमरा लेकर थैले में उस डायरी को निकालने लगी जिसमें सविता की मामी का पता उसने लिख रखा था। फिर उस किताब में से रुपए ढूंढे और सविता की मामी के घर पहुंच गई। मामी के सामने अपनी असलियत कैसे बताती, इसलिए उसने कहा कि मुंबई में उसकी नौकरी लग गई है लेकिन स्थायी पते का चक्कर है, इसलिए मैं आपके घर का पता विश्वविद्यालय में लिखा देती हूँ। वहां से लौटकर काम की तलाश करते लता को श्रीमती चतुर्वेदी ने काम पर रख लिया था। वैसे लता मुंबई में किसी प्राइवेट कॉलेज में कोशिश करके नौकरी पा सकती थी, पर एक तो प्राइवेट कॉलेजों में तनख्वाह कम, ऊपर से किराए का मकान लेकर रहना, खाने का जुगाड़, बिजली पानी का बिल चुकाना, ये सब उस थोड़ी सी तनख्वाह में संभव नहीं था।
दूसरे, अभी वो उस घटना से इतनी भयभीत थी कि उसने 24 घंटे की नौकरानी बनकर रहना ही अच्छा समझा। इस तरह लता से कमला बनी। वो रोज सुबह उठकर काम में लग जाती। दिन भर काम करती हुई उसने बीबी जी और सभी घर वालों का मन मोह लिया था। कमला के लिए अच्छी बात ये थी कि वो लोग शाम का खाना 5 बजे ही खा लेते थे, इसलिए सारा काम करके वो 7 बजे फ्री हो जाती थी। काम से निपटकर वो अपने छोटे से कमरे में पहुंच जाती और फिर सारी रात बैठकर इंटरव्यू की तैयारी करती। वैसे छात्र जीवन में वो बहुत मेहनती रही थी, इसलिए पहले से ही काफी अच्छी तैयारी थी, लेकिन फिर भी मुंबई विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति पाना, और वो भी बिना किसी सिफारिश के, बहुत ही मुश्किल था। वो तो केवल अपनी योग्यता के बल पर ही इंटरव्यू में पास होने की तैयारी कर रही थी। आत्मविश्वास तो उसमें पहले से ही काफी था। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी उसने कितने ही सेमिनार अटेंड किए थे। अब तो वह बस सारे कोर्स रिवाइज कर रही थी। श्रीमती चतुर्वेदी के घर 4 दिन उसके बहुत अच्छे गुजरे। 5वें दिन धड़कते दिल से उसने पूछा, आपने क्या सोचा बीबी जी, मुझे काम पर रखना है या हटाना है? मान गई लता मैं तुम्हें, क्या एक्टिंग की थी तुमने। कह रही थी कि मुझे लाइट के बिना नींद ही नहीं आती। लेकिन लता, सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है, हम सभी को। कितने संघर्ष के बाद तुम इतने ऊंचे पद पर पहुंची। सच तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने तुम जैसी साहसी लड़की को जन्म दिया। पर बीवी जी, ओह नहीं आंटी जी, मैं तो आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यदि आपने मुझे शरण नहीं दी होती तो मैं कैसे इंटरव्यू की तैयारी कर पाती। मैं जहाँ भी रहूंगी इस परिवार को सदैव याद रखूंगी। क्या कह रही है तू? कहीं नहीं रहेगी, यहीं रहेगी तू। सुना तूने? जहाँ मेरी 2 बेटियां हैं वहीं एक बेटी और सही। अब तक तू यहाँ कमला बनी रही, पर अब लता बनकर हमारे साथ हमारे बीच ही रहेगी। अब तो जब तेरी डोली इस घर से उठेगी तभी तू यहाँ से जाएगी। तूने जिंदगी के इतने रंग देखे हैं बेटी, उनमें से एक रंग ये भी सही। खुशी के आंसुओं के बीच लता ने अपनी सहमति दे दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।